सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे। आज ही का तीसरा प्रोग्राम मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको भी ज़्यादा देर ना देखना पड़े और मैं प्रोग्राम को सब्जेक्ट से भटकूं भी नहीं और एक ही सब्जेक्ट को आपको समझाने की कोशिश करूं। तो बिहाइंड द कर्टन में मैं जो टॉपिक उठा रहा हूं वो बड़ा अजीब है, और वो अजीब इस मायने में है कि मैं एक मुस्लिम देश की बात करूंगा और तमाम मुस्लिम थॉट को उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आता हूं इजराइल और गाजा यानी फ़लस्तीन के ऊपर। आज की सूरत हाल ये है कि हौतीस जो हैं वो पावरफुली हमला कर रहे हैं। ड्रोन हमला उन्होंने करके साबित कर दिया है कि इजराइल में अगर वो हज़ारों ड्रोन एक साथ भेज दें तो जो एक अकेले ड्रोन को दूर से आते हुए नहीं रोक सकता, वो हज़ारों ड्रोन को कैसे रोकेगा। मगर जब इनके पास हज़ारों लाखों ड्रोन हैं और जब ये सक्षम हैं कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं करता है, और अगर उसके बावजूद भी ये आम इजरायली को क्यों नहीं मार सकते हैं, और ऐसा क्यों कर नहीं सकते, क्योंकि जबकि इजराइल का एक मामूली बंदा भी जिसके बस का कुछ भी नहीं होता, वो सुरक्षा के घेरे में खड़ा होता है और उल्टी सीधी बकवास कर रहा होता है। कभी कहते हैं मस्जिदें उड़ा देंगे, कभी कहते हैं अक्सा उड़ा देंगे, कभी कहते हैं तुम पूरे देशों को ही उड़ा देंगे। मतलब कुल मिलाकर ये है, और कई लाख लोग जो है वो गाजा के अंदर मार चुका है। सिर्फ मासूमों को मारता है, बच्चों को मारता है, अस्पतालों को तोड़ता है। फिर भी जब ये हौतीस के पास ऐसा ड्रोन है कि वो जाता है, उड़ता है और जाकर सीधे अटैक करता है, निशाने पे लगता है, इजराइल की फोर्स, इजराइल के रडार सिस्टम, अमेरिका के तमाम सुविधाएं, उनके सैटेलाइट, उनके जो भी डिटेक्शन सिस्टम है उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते, और अमेरिका एम्बेसी के पास जाता है, एक आदमी मर जाता है, कहीं जो है उसमें घायल हो जाते हैं। यानी ये एक वो आप सैंपल मान सकते हैं कि अगर ऐसे ही ड्रोन ये एक साथ कई हजार जो है वो एक साथ छोड़ दें तो एक घंटे के अंदर इजराइल में तराही तराही मच जाएगी और सरेंडर करने पे मजबूर हो जाएगा। क्योंकि याद रखेगा कि इजरायली सिविलियन जो है वो सड़कों पर हैं, पहले ही विरोध कर रहे हैं। अगर उनके अपने लोग मर गए तो फिर वो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, अफरा तफरी मच जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मगर फिर भी क्यों ऐसा नहीं करते हैं? ना हौती करता है, ना हिजबुल्लाह करता है, ना ईरान करता है। हमास अपनी लड़ाई जरूर लड़ रहा है मगर बाकी कोई नहीं करता है। इसके पीछे की आज कहानी समझने की आप कोशिश करें। दोस्तों, मैं एक देश में आता हूं जो हमारे पड़ोस में है, जिसे लोग पाकिस्तान कहते हैं। अब पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के नागरिकों को आज तक ये पता था कि वो एक ऐसे इस्लामिक देश में रहते हैं जो बिल्कुल फ़लस्तीन का भी साथी है, और बड़ी बड़ी अफवाहें फ़लस्तीन के बारे में लेकर, इजराइल के खिलाफ लेकर इनको बताई गई थी। सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। इस सच्चाई का कनेक्शन कैसे आएगा? बहुत से देश हैं, अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, तुर्की जैसा देश है, ये तमाम मुस्लिम देश हैं। और ये माफ़ करना, मैं इस्लामिक नहीं, मैं मुस्लिम देश की बात कर रहा हूँ। तो ये मुस्लिम देश हैं, और ये मुस्लिम देश हर कोई इजराइल के साथ अपने कनेक्शन को कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ पर्दे के पीछे बनाए बैठे हैं, कुछ आगे इजराइल को बचाए रखना चाहते हैं। चूंकि जो तेल की इकोनॉमी है ये ख़त्म हो रही है, और आने वाले दिनों में जो कंपनियों का पूरा एक जाल पूरी दुनिया में फैला है मल्टीनेशनल्स का, ये इजराइल लोग जो हैं, ये कैसे इजरायली कंपनी होती है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक दौर था जब मैं सिनेमा इंडस्ट्री में काम किया करता था, तो चूंकि मैं चिढ़ चुका था, मैं गज़ल था तो बेसिकली मतलब पोएट ही, एक शायरी के तौर पर ही लिखने भी गया था और शुरुआत भी की थी। मगर इन सब बहुत सारे वाक़या हो गए, इनको छोड़िएगा, कि मैं चिढ़ गया था। और मैं क्या करता था कि जब मुझे कोई गाना पसंद नहीं आता था किसी का लिखा हुआ, तो मैं खुद लिखता था और लिख के किसी और राइटर को उसके पैसे भी देता था और उसी के नाम से उसको जो है आगे चला देता था। ठीक उसी तरह अमेरिका के अंदर बैठी हुई हथियार कंपनी, फंडिंग लॉबी, जिनके पास तमाम बैंकर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो कहीं भी किसी यहूदी को एक सेकंड में फंड कर सकते हैं, और किसी भी एंटी यहूदी, एंटी इजराइल का फंड रोककर उसको कंगाल कर सकते हैं। उनकी ताकत उनके पास मौजूद है, और उनकी ताकत की वजह से, यानी अमेरिका में बैठे हुए, ब्रिटेन में बैठे हुए उस ताकतवर लोगों की वजह से इजराइल को वो रखते हैं। चूँकि उनका काम है कि इजराइल को उन्हें पालना है, बनाए रखना है, अर्थव्यवस्था पर उस इजराइल की जो एक कमांड है उसको
वो कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए मुस्लिम जगत, चाहे वो जनरल बाजवा जो पहले पाकिस्तान का था, वो अपने पत्रकारों को, उनके पत्रकारों ने सार्वजनिक तौर पर ये कबूल किया है कि जनरल बाजवा कहता था कि हमें फ़लस्तीन इसराइल के साथ अपनी दोस्ती आगे बढ़ानी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर में है होगा भला होगा। ये बात कहाँ से चलती है? ये सऊदी अरब से चलती है। सऊदी अरब के अलावा कतर, कुवैत, सब कुछ इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहरीन तो बाकायदा, मतलब यूएई, ये तो आप देख ही चुके हैं कि वहाँ सफारत खाने खुल चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वो लोग अपनी अर्थव्यवस्था, मनी मैनिपुलेशन, अगले आने वाले दिनों के वर्ल्ड टूरिज्म और अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इजराइल को बचाए रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। उन्हें, उनके लिए फ़लस्तीनी यूजलेस हैं, किसी काम के नहीं है। धर्म जो है वो एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इस दौर में, और वो सिर्फ कोई अरब देश कर रहा हो, मुसलमान कर रहा हो, ऐसा नहीं है। भारत में भी इसे बहुत अच्छे टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और दुनिया में अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ है, वो धर्म को हमेशा एक सत्ता के टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और लोगों के इमोशन को एनकैश, यानी कि धर्म के नाम पर अगर कोई भी बात आप कह दोगे तो उसमें ज़्यादा जो है छानबीन इंसान नहीं करता, और चूंकि वो उसे ईश्वर का आदेश मानता है और सब कोई मान लेता है। तो ये बड़ा अच्छा एक समन्वय बनाने का और किसी बात को मनवाने का अच्छा तरीका है। धर्मगुरु आप अपने कंट्रोल में रखिए और उसके तरीके से आप उनसे बात कहलवा दीजिए, तो कोई लोग आपकी मुखालफत करेंगे। आप चाहे जितना सच बोलें, चाहे जितना एविडेंस दिखाएं, जितनी भी बात आप करेंगे, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। ये दुनिया ऐसी ही है, और ये दुनिया शुरू से ऐसी ही है, और ऐसे ही चलती आई है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये एक ऐसा टूल है, जो ये एक ऐसा तीर है जो अचूक है और सही निशाने पे लगता है। तो यहाँ हम बात पाकिस्तान की कर रहे थे। ये अब मैं घूम के वापस आता हूँ, क्योंकि तमाम देशों के अगर पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था, सरकारी नौकरी देने की नौबत आती है तो $1 मिलियन वो भीख मांगने जाता है सऊदी अरब। कभी वो, मतलब दुनिया में उसने कभी अमेरिका से भीख मांगता है, तो कभी क्यों करता है वो ऐसा? देखिए, यानी दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। पाकिस्तान की आर्मी तो जो कुछ कर रही है, सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका के हितों के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने आज तक जो भी किया वो वही किया। अपने जो उन्होंने स्पेस प्रोग्राम रोका था, स्पेस प्रोग्राम रोक के परमाणु प्रोग्राम शुरू किया था, ये सब अमेरिका के हितों के लिए था। यहाँ बताया जाता है कि मुसलमानों के, पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान छेड़खानी नहीं करे, हर बार हमला पाकिस्तान ने भारत की तरफ किया है। बॉर्डर पास जो है वो हमेशा पाकिस्तान ने किया है। कश्मीर पे पहले जो इन्वेड किया था वो पाकिस्तान ने किया था। तो भारत ने अपनी तरफ से कभी हमला किया नहीं, पाकिस्तान ने हर बार हमला किया, मुंह की खाई और धराशायी हुआ। तो ये बेसिकली, इनको क्यों परमाणु चाहिए था, क्यों इन्हें भारत फतह करना था, क्यों इन्हें ये सब कुछ करना था, इस बात के इनके पास कोई जवाब नहीं है। अलबत्ता ये ड्रामा करने के बाद पाकिस्तान की जनता को कंट्रोल रखना था। आज पाकिस्तान की जनता को ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि पाकिस्तान, किसी भी दुनिया के किसी भी जस्टिस, किसी भी जज के लिए ऐसे अल्फाज बोलना बिल्कुल वाजिब नहीं है। मगर मैं बिल्कुल ईमानदारी और शराफत के साथ और बड़े सुकून के साथ, मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके या जैसे जैसे करके बिठाया, जो है काजी, कुछ नाम है उसका, क्या है, कोई काजी फाइज ईसा करके उसका कोई नाम है, निहायत बेईमान बंदा, उसकी शक्ल पे झूठ लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं जुडिशरी में दुनिया में कहीं भी देखूं, या पंचायत का कोई जज भी हम मान लें कि पंचायत का कोई पंच है, तो इतना गंदा इंसान नहीं हो सकता जितना वो झूठ बोल रहा है चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ के। अपने लोगों की, अमेरिका के लिए वो लॉबिंग कर रहा है, जो अमेरिका चाहता है वो कर रहा है। अपने देश के अंदर अपने ही एक लीडर को डाल रखा है, उसके खिलाफ झूठ बोल रहा है, उसकी पार्टी का सिंबल छीन लिया। कोई, मतलब उसको गिर गया, बाकी फुल कोर्ट जज ने साबित कर दिया कि झूठा और बेईमान था, और वो बेशर्मी के साथ अपना एक्सटेंशन मांग रहा है, और लोग जो है उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। मेरा मतलब ये है कि इतना बेईमान आदमी, जो उनके आर्मी चीफ से कहीं ज्यादा बेईमान है, वो, क्योंकि आर्मी तो वहां बेईमान होती ही है, वो वहां की जनता को लूट के खाती है, उनके साथ व्यापार करती है। उन्होंने गिने चुने इलीट किस्म के कुछ लोग चुन रखे हैं, उनके साथ मिलके पाकिस्तानियों को कभी जो है ऊपर नहीं आया। जब भी अगर पाकिस्तान में इस जमाने में आप देखेंगे तो आपको कच्चे घर मिल जाएंगे, रक्शे खींचते लोग, गधों पे चलते लोग आपको नजर आ जाएंगे। ये हालत वहाँ के जो है निज़ाम ने उनको सौंपी है। तो आप ये समझे कि ये लोग सिर्फ कोई ईमान के या इस्लाम के या मुसलमान के नाम पर कुछ करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो आज भी अगर इस्लामिक जगत गाजा का साथ नहीं देंगे या नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देंगे कभी भी, उसके कारण अलग हैं, क्योंकि उनको इजराइल चाहिए ना कि फ़लस्तीन चाहिए। और उनके लिए अगर बैतुल मुक़द्दस जैसी जगह पर अगर टूरिज़्म आगे वो फ़लस्तीनियों के कब्ज़े में आता है, क्योंकि तमाम अंबिया इकराम का वहाँ मामला है, और ये टूरिज़्म अगर आगे बहुत बढ़ जाता है तो कई देशों को अपने टूरिज़्म का खतरा हो जाता है। तो कुल मिलाकर लोग व्यापार देखते हैं, पैसा देखते हैं, मनी देखते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि सिर्फ धर्म के लिए एक टूल बनना अच्छा नहीं होता। लोग गलत होते हैं या लोग अनजान होते हैं, शायद मैं गलत हूं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा। लोग गलत होते हैं, लोग अनजान होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, मगर मजबूरी ये होती है कि निज़ाम के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और पहले जिस तरह मैंने बताया कि वो कच्चा बेचने वाली कहानी जो है वो अगर आपको कुछ दिखाई देता है और करवाया कुछ जाता है तो कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता, और दुनिया ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही चलेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी जो सूरत हाल है वो गाज़ा की स्थिर बनी हुई है, बनी रहेगी। ट्रंप के आने पर ही कुछ होगा, मगर बुरी खबर ये होगी कि ट्रंप के आने से पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, मगर फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों को नुकसान होगा। इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी आगे। खुदा हाफ़िज़।